नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन और उसके कारण होने वाली गैस्ट्राइटिस के बारे में। हम डिटेल में जानेंगे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है, ये कैसे इन्फेक्शन करता है और इसके कारण जो गैस्ट्राइटिस होता है उसके क्या-क्या सिम्टम्स हैं, कितने टाइप के सिम्टम्स होते हैं, कितने टाइप का गैस्ट्राइटिस होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्राइटिस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिससे अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की, तो इसमें व्यक्ति का पेट फूला फूला महसूस होता है। कई बार बगैर कुछ खाए पिए भी उनका पेट महसूस होता है कि भरा हुआ है, या कई बार खाना खाने के कुछ समय बाद ही उनका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ महसूस होता है, जिसमें काफी प्रेशर फील होता है, दर्द होता है और गैस बनती बहुत ज्यादा। कई बार खाना ऊपर की तरफ आता है, बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है। बहुत सारे लक्षण इसके देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो परेशान कर देने वाले लक्षण होते हैं कि वो पेट का भारीपन लगना, गैस बनना और एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से जलन होना, जो कि हमारी आंतों में जलन, सीने में जलन और हमारे गले तक में जलन होती है। तो ये इसके सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाले लक्षण होते हैं। कुछ लोगों को इसके जो सिम्टम्स है कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं कई, क्योंकि इस गैस्ट्राइटिस के कारण कई बार सीने में जकड़न और दर्द भी होता है। और उन लोगों को ये लगता है कि कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, जबकि इस बीमारी में आंतों में सूजन लगातार बना रहता है और अगर इस बीमारी को ठीक नहीं किया गया तो ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का रूप भी धारण कर लेता है। गैस्ट्राइटिस से परेशान लोग ज्यादातर उन मेडिसिन का यूज करते हैं जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, जैसे कि पीपीआई यूज कर देना ताकि उनको गैस से राहत मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी उन्हें उससे राहत नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर गैस्ट्राइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए और पूरा ड्यूरेशन इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में उसके ट्रीटमेंट के बारे में और साथ ही गैस्ट्राइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है गैस्ट्राइटिस इंड्यूस्ड बाय एच पाइलोरी, यानी कि जो गैस्ट्राइटिस की बीमारी है वो ज़्यादातर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। हम जानते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक प्रकार का एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि संरचना में हेलिकल शेप में होता है और इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फ्लैजिला लगे हुए होते हैं, यानी कि एक धागे नुमा संरचनाएं जो लंबी लंबी फैली होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। और इसका जो शेप होता है हेलिकल, इस कारण से इसे हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके हेलिकोबैक्टर स्ट्रक्चर में देखें, अगर फ्लैजिला का जो मेन रोल होता है, ये फ्लैजिला ही होता है जो इंसर्ट करता है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में और वहीं से ये इन्फेक्शन को फैलाता है। एक बात यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 50% लोगों में एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है और उनमें से लगभग 80% लोगों को सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, यानी कि 20% ही होते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं शुरू होती हैं और उनके सिम्टम्स क्लियर उनको समझ में आने लगते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि एक खास वायरुलेंट जो स्ट्रेन होती है जो इसकी एच पाइलोरी बैक्टीरिया की, जब वो बहुत तेजी से ग्रो करती है अपनी कॉलोनी को, तब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स के आधार पर इसके इन्फेक्शन को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स और एक होता है एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक सिम्टम। गैस्ट्रिक सिम्टम या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये हमारे स्टमक को अफेक्ट करते हैं। ये स्टमक के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन फैला सकते हैं, तो उसे अलग अलग तरीके से हमारे जो अंदर की जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड तक इन्फेक्शन अगर फैल जाता है, तो पार्ट के आधार पर, किस पार्ट में इन्फ्लेमेशन है उसके आधार पर इसके अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि एंटरल है, फंडल गैस्ट्राइटिस है, कार्पोरल गैस्ट्राइटिस है, डिफ्यूजिव गैस्ट्राइटिस है, या कई बार पैन गैस्ट्राइटिस है। कई बार ये इरोजिव या नॉन इरोजिव सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं। तो होता क्या है कि स्टमक की इनर लेयर में, जिसे हम म्यूकोसल लेयर भी कहते हैं, ये इन्फेक्शन होने के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण वो लेयर डैमेज होने लगती है और लेयर डैमेज होने के कारण स्टमक का जो एसिड है वो जलाने लगता है और अगर इसे ठीक ना किया गया, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, तो ये कुछ समय के बाद ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में डेवलप हो जाता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को दो तरह से बांटा गया है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस और नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो शुरुआत होती है नॉन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस से, यानी कि ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है और उसके अंदर की जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज नहीं करता है, बस शुरुआत ही होने वाली होती है और जिसके कारण से अंदर जो डैमेज पोर्शन है वो नहीं देखा जाता है, तो उस कारण इसको नॉन एट्रोफिक कहते हैं। लेकिन अगर यही लंबे समय तक बनी रही समस्या,
तो फिर ये एट्रोफिक में कन्वर्ट हो जाता है। एट्रोफिक मतलब होता है कि इन अंदर की जो सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो इन्फ्लेमेशन अगर लगातार बना रहता है तो जो स्टमक की ग्लैंडुलर जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने के बाद क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाती है फाइब्रस टिश्यू से, जिसकी वजह से स्टमक के सिक्रीशन जैसे कि HCl है, पेप्सिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये इम्पेयर्ड होने लगते हैं और इसके कारण से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की सीवियरिटी भी बढ़ने लगती है। कई बार डॉक्टर एंडोस्कोपी करवाते हैं तो एंडोस्कोपी में यही देखा जाता है कि कहीं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस तो नहीं देखा गया है। अगर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है मतलब आपका बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का केस है। दूसरा सिम्टम्स होता है एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक के अलावा, यानी स्टमक के बाहर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम रखते हैं कैटेगरी में एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। जैसे स्टमक की बाहर की तरफ अगर चले तो जो हमारा इसोफेगस होता है, इसोफेगस में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो इसोफेजाइटिस हो जाएगा, GERD डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जेजुनम इलियम या कोलन में हुआ तो इसे हम कहते हैं जेजुनाइटिस, इलियाइटिस या कई बार कोलाइटिस या फिर इलियोकोलाइटिस। तो ये सिम्टम्स के साथ में GERD की भी समस्या इसमें देखी जाती है, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जिसको बोलते हैं। और कई बार ये IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का भी डेवलप हो जाता है और ये क्रॉन्स डिसीज जैसे सिम्टम्स भी इसमें डेवलप होने लगते हैं। ये गैस्ट्राइटिस की अगर सीवियरिटी बढ़ती गई तो ये दूसरे डिसऑर्डर्स भी डेवलप कर सकता है, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी शामिल होते हैं। और इसमें विटामिन B12 की कमी धीरे धीरे होने लगती है। विटामिन B12 की कमी होने के कारण एनीमिया हो जाता है और साथ में मस्कुलर वीकनेस, थकान, कमजोरी हमेशा बनी रहती है। तो ये इसकी सीवियरिटी बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है। इसके अलावा H पाइलोरी बैक्टीरिया का एक और खास फीचर होता है कि ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे हम यूरिएज के नाम से जानते हैं। ये यूरिएज का काम होता है, ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और ये जो अमोनिया होता है ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है, यानी कि ये इसकी लेयर बना देता है जिसके कारण ये बैक्टीरिया स्टमक के एसिड से भी बच जाता है, क्योंकि अमोनिया की लेयर उसे न्यूट्रलाइज करती रहती है। इस कारण से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसके ट्रीटमेंट की, कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए इसके जो अप्रोचेस है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला तो एसिड के सिक्रीशन को कम किया जाए, यानी कि एसिड रिफ्लक्स ना हो और जिसकी वजह से जो इंटेस्टिनल लेयर है वो डैमेज होने से बच जाए। उसके लिए PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेवेप्राजोल है, पेंटेप्राजोल है, ओमेप्राजोल है या फिर डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन में भी यूज किए जाते हैं। दूसरा होता है बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट करना, यानी कि एंटीबायोटिक्स का सहारा लिया जाता है, जिसमें कि दो तरह की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एमोक्सिसिलिन विद क्लेवुलेनिक एसिड और साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 14 डेज का होता है, जिसमें कि 14 डेज के बाद एंटीबायोटिक को स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को PPI अगले 15 से 20 दिन देने की सलाह दी जाती है। तो ये ट्रीटमेंट के साथ डॉक्टर आपको डाइट कंट्रोल करने के लिए भी बोलते हैं कि आप कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस है कि किस तरह का आपको खाना खाना है, साथ में एक्सरसाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही आपको डॉक्टर के साथ टच में बने रहना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट होता है और ये सिम्पटम्स दोबारा ना आने पाएँ इसके कारण ही PPI को थोड़ा लंबे समय तक इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी H पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस के बारे में। हमने उसके सिम्टम्स देखे और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो इस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।